इंडिया ईयर बुक कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 13 हमने किया था, उसका सेकंड पार्ट अब करेंगे और फाइनेंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हम थोड़े कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे और कुछ जो गवर्नमेंट के टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या ऑनलाइन डिफरेंट स्कीम्स या पोर्टल शुरू किए, थोड़ा बहुत वो हम देखेंगे। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम IMF बोलते हैं, बेसिकली इसमें एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो इसमें 188 मेंबर्स हैं, जिसमें से एक इंडिया भी है। एंड इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है, यानी कि जब IMF बना था तब से ही इंडिया इसका पार्ट है। एंड इट वाज स्टैब्लिश्ड टू प्रमोट कोऑपरेटिव एंड स्टेबल ग्लोबल मॉनेटरी फ्रेमवर्क। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल में एक स्टेबल मॉनेटरी फ्रेमवर्क हो, उसको बरकरार रखने के लिए इसकी शुरुआत करी गई। ठीक है। एंड अगर हम देखें कि IMF जब से इस्टेब्लिश हुआ है तब से उसका जो ऑपरेशन या उसका जो पर्पस है कि जिसकी शुरुआत हुई थी जिस बेसिस में, वो ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है, यानी कि उसका जो जिस ऑब्जेक्टिव से उसकी शुरुआत हुई थी अभी भी वो वही ऑब्जेक्टिव अपना एग्जीक्यूट कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम वो डिफरेंट कंट्रीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस और टेक्निकल असिस्टेंस टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहता है। अगर आप IMF के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एक गवर्नर होता है और दूसरे ऑल्टरनेटिव गवर्नर होते हैं। तो ऑल्टरनेटिव गवर्नर जो होते हैं बेसिकली वो ये 188 नेशंस में से चुन के आते हैं। अगर इंडिया से बात करें तो इंडिया से ये जो ऑल्टरनेट गवर्नर है ये कौन रिप्रेजेंट करता है, तो इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो एक्स ऑफिशियो गवर्नर होता है इस बोर्ड का। अब आप सोचिए व्हाट इज़ एक्स ऑफिशियो, तो यानी कि सिंस वो प्राइम मिनिस्टर है, सो बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ दिस पोस्ट वो ऑटोमेटिकली इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। तो इसको हम बोलते हैं एक्स ऑफिशियो गवर्नर या एक्स ऑफिशियो पोस्ट बोलते हैं। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है IMF का, उसमें ऑल्टरनेट गवर्नर इंडिया की साइड से कौन रिप्रेजेंटेटिव होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। यहाँ पे आपको ये याद रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक भी बोरोइंग प्रोवाइड करता है अलग अलग कंट्रीज़ को डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। अब वर्ल्ड बैंक का एक आर्म है, यानी कि उसका एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं IBRD। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक जब किसी भी कंट्री को बोरोइंग करता है तो वो इस आर्म के थ्रू करता है, यानी कि वो डायरेक्ट नहीं करता है, इसके थ्रू वो लोन प्रोवाइड करता है। और दूसरा उसका एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो बेसिकली IBRD और IDA ये दोनों ही वर्ल्ड बैंक के आर्म्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी का रिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल का डेवलपमेंट एंड एट्सेट्रा, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी लोन सैंक्शन किया जाता है वो इन आर्म्स के थ्रू किया जाता है। एंड अगर हम बात करेंगे तो IDA, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है, इससे मोस्टली जो लोन्स प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हम रेस्पेक्ट में बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा कंसेशनल रेट में प्रोवाइड किया जाता है लोन। एंड दूसरा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट IDA का जो फंड्स है वो मोस्टली सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, अब हमारे प्रेजेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जो प्रोजेक्ट्स को उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी जो फंडिंग होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोस्टली उस फंडिंग को थ्रू इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन लेती है और मोस्ट ऑफ देम जो लोन होता है वो कंसेशनल लोन्स में होता है। उसके बाद हम देखें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी। एट प्रेजेंट इसके 184 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो है IFC, ये वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है उसका ये मेंबर है एंड इट फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन, ठीक है, तो इसका मेन फोकस किस एरिया में है, इसका मेन फोकस है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका जो प्राइवेट सेक्टर है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है। तो प्राइवेट सेक्टर को जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है वो IFC के थ्रू जाती है इन डेवलपिंग कंट्रीज़। आई होप ये क्लियर है।
न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत बेसिकली किसने करी थी? तो ब्रिक्स है। ब्रिक्स के अंदर है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड इसमें हर एक कंट्रीज़ जो है उन्होंने $1 बिलियन कंट्रीब्यूट किया था, जो इनका इनिशियल कंट्रीब्यूशन था। पांचों कंट्रीज़ ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एंड इसका जो मेन एजेंडा है वो बेसिकली ये है कि जो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जैसे देखिए बेसिकली बोला जाता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF को कहीं ना कहीं कंपटीशन देने के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी, क्योंकि उनमें माना जाता है कि जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं उनका ज़्यादा होल्ड है वर्ल्ड बैंक एंड IMF में, तो उसी के थ्रू एक सेम कंसेप्ट बेसिस में इस बैंक की शुरुआत हुई, ताकि जो एमर्जिंग कंट्रीज़ है जिनको इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है वर्ल्ड बैंक एंड IMF में, उनको इस बैंक के थ्रू ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो जैसे एमर्जिंग इकोनॉमीज़ में जैसे अब इंडिया की बात कर सकते हैं, चाइना की बात कर सकते हैं, ब्राज़ील की बात कर सकते हैं, तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये काफ़ी प्रॉमिसिंग इकोनॉमीज़ हैं एंड एट द सेम टाइम ये काफ़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। तो ऐसी इकोनॉमीज़ में कोई भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव है उसको फंड करने के लिए इस डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत करी गई है, और ये किसके अंदर है? ब्रिक्स के अंदर है। फिर है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IFAD। इसका जो सेटअप है ये हुआ 1977 में, और UN जो है यूनाइटेड नेशन, उसकी देखिए उसके अंदर बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, तो उसमें से एक ये भी है, और ये UN की 13th स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका जो मेन एजेंडा है वो ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रूरल एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे पॉवर्टी और हंगर को इरेडिकेट करना है। तो पॉवर्टी एंड हंगर का मेन इसका फोकस है इन डेवलपिंग एरियाज़। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसकी शुरुआत 2016 में करी गई थी, ताकि जो एशियन रीजन है, एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ऐसी कंट्रीज़ में सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हम जो प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे और उस प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी फंडिंग होगी उसमें ये बैंक हेल्प करेगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है और इसका सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको याद रखना है। इंडिया अलॉन्ग विद 20 अदर कंट्रीज़ इन 20+ इंडिया, ये जो कंट्रीज़ है इन्होंने मिलकर एक MOU साइन किया, एंड जिसके तहत इस बैंक की शुरुआत करी गई, और इस बैंक की हेडक्वार्टर है बीजिंग में। तो ये बैंक का है बीजिंग में है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, जो कि हम बोलते हैं AIIB, इसका जो हेडक्वार्टर है वो तो बीजिंग में है। अब आपको बताना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो कहाँ पे है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, तो ये एक इंटरनेशनल मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू जो डिफरेंट कंट्रीज़, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके थ्रू हमारे एनवायरनमेंट को कुछ बेनिफिट होने वाला है, उन ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो GEF है वो एडिशनल ग्रांट प्रोवाइड करता है और कंसेंशुअल फंडिंग भी देता है। एंड कैसे प्रोजेक्ट्स, स्पेशली इसका जो फोकस एरिया है वो है बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, इंटरनेशनल वाटर्स, केमिकल्स एंड वेस्ट। तो इन एरिया से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर कोई कंट्री में वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है जिसके थ्रू फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज में कुछ असर होगा या मे बी ग्लोबल वार्मिंग को हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट होने वाला है किसी कंट्री में, तो उसके लिए जो ग्रांट प्रोवाइड करेगा वहाँ पे जो GEF वो हेल्प करता है। सार्क डेवलपमेंट फंड, तो सार्क डेवलपमेंट फंड जिसको हम SDF बोलते हैं, इसकी शुरुआत 2008 में करी गई थी। सार्क कंट्रीज़ ने इसको शुरुआत करी थी। इसका मेन एजेंडा ये था कि जो सार्क कंट्रीज़ है बेसिकली वहाँ पे जो लोग हैं उनके लाइवलीहुड इम्प्रूव करना है। एट द सेम टाइम सार्क कंट्रीज़ का जो सोशल प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको भी बढ़ाना है, और साथ ही साथ हमें इन कंट्रीज़ में जो पॉवर्टी है उसको भी कम करना है। एंड इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बेसिकली एट प्रेजेंट इम्प्लीमेंट हो रहे हैं अलग अलग सार्क कंट्रीज़ में। इसके अंदर देखिए जो फंडिंग करी जाती है, यानी कि SDF के थ्रू कंट्रीज़ को, अलग अलग सार्क कंट्रीज़ को जो फंडिंग करी जाती है वो 3 विंडोज़ के थ्रू की जाती है, यानी कि 3 फोकस एरियाज़ पे की जाती है। जैसे कुछ फंडिंग सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए करी जाती है, कुछ फंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी जाती है, एंड कुछ एक एक्सक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है। तो ये 3 अलग अलग फोकस एरियाज़ पे SDF के थ्रू फंडिंग करी जाती है टू सार्क कंट्रीज़।
एशियन डेवलपमेंट बैंक। इंडिया जो है, इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक का फाउंडिंग मेंबर है। इसकी शुरुआत 1966 में हुई थी। अभी प्रेजेंटली इसके 67 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग 48 रीजनल और 19 नॉन रीजनल इसके मेंबर्स, यानी कि 19 मेंबर्स जो हैं वो नॉन एशियन कंट्रीज़ हैं। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में है। इंडिया का अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग का आप देखेंगे तो इंडिया कितने शेयर्स इसके होल्ड करता है? 6.331% इसके शेयर्स इंडिया के पास है। एंड एक्चुअली एशियन डेवलपमेंट बैंक में, मोस्ट ऑफ द बैंक्स में वोटिंग राइट्स जो एक कंट्री की होती हैं वो उसके शेयर्स के हिसाब से होती है। तो अगर इसमें हम शेयर्स देखें, इंडिया के 6.331% है, तो उसके बेसिस में इंडिया की जो वोटिंग राइट्स है वो है 5.36% वोटिंग राइट्स। एंड ये एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये एशिया पैसिफिक रीजन, क्योंकि यहाँ पे देखिए 48 रीजन्स हैं, रीजनल कंट्रीज़ है, जैसे जो एशियन कंट्रीज़ है, दूसरी 19 अदर कंट्रीज़ भी हैं। तो इस वजह से एशियन डेवलपमेंट बैंक बस एशियन कंट्रीज़ को ही नहीं बट पैसिफिक रीजन जो है उसके भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और फंडिंग प्रोवाइड करता है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको हम NIIF भी बोलते हैं, बेसिकली इसको क्रिएट किया गया। इसका एम था कि हमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है, ठीक है, हमें इक्विटी अट्रैक्ट करना है बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सोर्सेज से, ठीक है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमने अपने लास्ट लेसन में भी डिस्कस किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होते हैं, जो कमर्शियली काफ़ी वायबल प्रोजेक्ट्स है जिससे अच्छा कुछ रिटर्न मिलने वाला है, बोथ इन ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड एज वेल एज ऐसे प्रोजेक्ट्स जो काफ़ी टाइम से स्टॉल्ड हैं। मोस्टली प्रोजेक्ट स्टॉल्ड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि फंडिंग कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा फंडिंग चाहिए होती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट उसको अकेले उसको इतने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, इतनी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस फंड की शुरुआत करी है। एंड इस फंड में पैसा कहाँ से आता है कि इंटरनेशनल या डोमेस्टिक से हम इक्विटी करेंगे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मे बी शेयर्स के थ्रू हम पैसा रेज करेंगे और उस पैसा को फिर इस फंड में डाला जाएगा और उस पैसे के थ्रू जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड क्या होता है, बहुत लोगों को यहाँ पे इसका डिफरेंस नहीं पता होगा। तो ग्रीन फील्ड बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि बिल्कुल नया एरिया में कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, जो कि नई बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग बनने वाली है तो वो कंप्लीट एक स्क्रैच से वो नई बिल्डिंग बनेगी, तो उसको हम बोलेंगे ग्रीन फील्ड। वहीं ब्राउन फील्ड होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है और उसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग पे आप या तो उसको लीज पे ले रहे हो, रेंट कर रहे हो, या तो आप उसको खरीद रहे हो, तो उसमें जब आप परचेज कर रहे हो या उसको लीज पे ले रहे हो, उस पर जो फंडिंग करी जाएगी उसको हम बोलेंगे ब्राउन फील्ड फंडिंग। और कहीं पे आप एक टोटल नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे ग्रीन फील्ड फंडिंग। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के थ्रू ब्राउन फील्ड में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ग्रीन फील्ड में भी कर सकते हो, एज वेल एज जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स है उसमें भी पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ एंड फ्रेमवर्क। तो गवर्नमेंट ने इंडिया में हमारा जो इन्वेस्टमेंट, जैसे हमारा FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको और बूस्ट करने के लिए 1991 में शुरुआत करा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ का, या तब उसको हमने बोला बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट्स। तो देखिए कोई भी इन्वेस्टर्स अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगा तो वो तभी करेगा जब उसको उसमें कोई फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, जब उसके यहाँ पे जो वो प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने आए वो प्रोजेक्ट्स ईजिली इंप्लीमेंट हो पाए। क्योंकि इंडिया में देखिए बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत सारी गवर्नमेंटल प्रोसेस होती हैं जिसको हम रेड टेपिज्म बोलते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उसका टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं हो पाता है और काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से वो स्टॉल हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। तो ये ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज़ हो रहे थे और काफ़ी क्या होता है जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड काफ़ी अच्छे इंडिया में लॉस नहीं है, तो इसकी वजह से इंडिया इतनी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं बन रहा था। तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा रिवैम्प करने के लिए गवर्नमेंट ने 2015 में इसको थोड़ा सा चेंज किया और एक नया मॉडल लेके आया जिसको हमने बोला न्यू इंडियन मॉडल, जिसको हम बोलते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़। तो बायलैटरल हो गया यानी कि दो कंट्रीज़ के बीच में, और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रीटीज़ साइन होती है अब इंडिया और दूसरी नेशन के बीच में। इस जो ट्रीटी है इसका मेन एजेंडा अब ये है कि किस तरह से हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जब हम इंडिया में कुछ लॉज में चेंजेस करेंगे
इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स जो है वो ज़्यादा इंडिया में अट्रैक्ट होंगे। एंड एट द सेम हैंड जो इंडियन इन्वेस्टर्स जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस तरह से हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ ऐसे ट्रीटी साइन करें कि दूसरी कंट्री भी हमारे इन्वेस्टर्स को इक्वली प्रोटेक्ट करने में अग्री करेगी। तो ये सारा जो मॉडल है, बेसिकली जो न्यू मॉडल है, इसका मेन एजेंडा यही है कि हाउ टू प्रोटेक्ट द इंडियन इन्वेस्टर्स हु आर इन्वेस्टिंग इन अब्रॉड एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स हु आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। आई होप ये आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का नोडल डिपार्टमेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो गवर्नमेंट के जो भी फाइनेंसेस होते हैं, किस तरह से उसका एक्सपेंसेस होगा, किस तरह से उसका एक्सपेंडिचर किया जाएगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को क्या करता है, देखता है। एंड अगर हम बात करें जो फाइनेंस कमीशन है या सेंट्रल पे कमीशन है, इनका भी जो रिकमेंडेशंस होती हैं, उसको भी रिकमेंडेशन का कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसकी मॉनिटरिंग भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर करता है। एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, उनके भी पब्लिक सर्विसेज या अलग अलग प्रोसीजर के भी क्या कॉस्ट एंड प्राइसेस है, उसकी भी ओवरऑल कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ही उनको देखने में उनको हेल्प करता है, उनको असिस्ट करता है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो ये जो पोस्ट है ये किसके अंदर आती है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर आती है। बेसिकली जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र है, यानी कि अकाउंटिंग से रिलेटेड वो हाईएस्ट एडवाइज़र है गवर्नमेंट का। एंड ये क्या करता है, इंडिया का अकाउंटिंग सिस्टम साउंड हो उसके बेसिस में अलग अलग ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसको टेक्निकली साउंड उसका मैनेजमेंट करने के लिए ये वर्क करता है। एंड एट द सेम टाइम इंडिया का, हमारे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यूज़ है, बोरोविंग्स है और अदर जो फिजिकल इंडिकेटर्स है, उसके बेसिस में ये एक एनालिसिस बनाता है जो कि हर महीने के बेसिस में होता है, यानी मंथली एनालिसिस भी करता है और एक पूरे साल का एनालिसिस भी करता है। देन मूविंग ऑन टू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जैसे एक्सपेंसेस साइड को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर देखता है, उसी तरह रेवेन्यू साइड को हैंडल करने के लिए हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की दो बोर्ड हैं, ठीक है, वो दोनों बोर्ड स्टैचुटरी बोर्ड है। क्योंकि स्टैचुटरी बोर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों ही डिफरेंट बोर्ड एक प्रॉपर पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बने हैं। एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखता है, और कस्टम ड्यूटीज़ एंड एक्साइज ड्यूटीज़ का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो कौन देखता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। तो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो इन दोनों स्टैचुटरी बॉडीज़ के थ्रू वर्क करता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। तो जीएसटी की शुरुआत होने का जो फर्स्ट आइडिया था, बेसिकली वो छिड़ा था 2006 और 2007 में, लेकिन तब ये आया नहीं। उसके बाद फिर से इसका डिस्कशन शुरू हुआ इन द ईयर 2015 एंड 2016 में फाइनली जीएसटी काउंसिल की शुरुआत हुई एंड जीएसटी को इम्प्लीमेंट करा फ्रॉम जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स। एंड इसके अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे उसको सब्ज्यूम कर दिया गया इन अ सिंगल टैक्स, ठीक है। अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड लेवी, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी थी, एक्साइज ड्यूटी लेवीड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट 1955 या सर्विस टैक्स। तो ये सारे टैक्सेस को एक सिंगल टैक्स के अंदर बना दिया, जिसको हमने बोला जीएसटी। इसके अंदर एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी इंक्लूड करी गई, जैसे काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी एंड सो ऑन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है वो ये है कि जीएसटी के अंदर सारे ही गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड है एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर। तो एल्कोहलिक लिकर में जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होता है, ठीक है, अभी भी वो जीएसटी से आउटसाइड परव्यू में है। सेकंड जो है वो है पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी इस जीएसटी के अंदर, जीएसटी काउंसिल ने बोला है कि जब तक फर्दर जीएसटी काउंसिल की अदर रिकमेंडेशन नहीं आती है तब तक पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बेसिकली आपको ये चीज़ यहाँ पे देखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद जब हमने काफ़ी सारे जो स्टेट टैक्सेस थे उसको भी इसके अंदर सब्ज्यूम कर दिया गया, तो काफ़ी सारे स्टेट्स को ऑब्वियसली लॉस हुआ क्योंकि अब वो जीएसटी के अंदर आ गए। तो इसीलिए उनको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि फॉर अनदर नेक्स्ट 5 ईयर्स जो भी स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको हर साल अगले 5 साल तक उनके लॉस के हिसाब से उनको पेमेंट करती रहेगी। तो इस दौरान जो 2017 से जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है, तब से गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट को फंडिंग करना शुरू किया है इन ऑर्डर टू कंपनसेट जीएसटी का जो भी लॉस हुआ है। इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 में शुरुआत हुई थी, तो ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम का लॉ है। ये बेसिकली एक फिस्कल स्टैट्यूट है, काइंड ऑफ आप कॉन्स्टिट्यूशन टाइप बोल सकते हो, जो कि फिस्कल रिलेटेड लॉज बनाता है। तो इसके अंदर बेसिकली ऐसे लॉज हैं जो कि उन टैक्सेस से डील करते हैं जो कि टैक्स स्टैम्प्स पे लगते हैं इन द फॉर्म स्टैम्प्स, जो स्टैम्प ड्यूटीज़ हम बोलते हैं। तो स्टैम्प ड्यूटीज़ या स्टैम्प के फॉर्म में जो टैक्स लगता है उसको कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट की बेसिकली शुरुआत हुई है। देन मूविंग ऑन टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT हम जिसको बोलते हैं। CBDT जो है इसको ये स्टैट्यूटरी बोर्ड है और इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत इसको बनाया गया था। इसका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसको एडमिनिस्टर करना है। इसका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर जो भी ऑफिसर्स का जो कैडर अपॉइंटमेंट होता है वो भी कंट्रोल कौन करता है, उसकी अथॉरिटी भी इसको दी गई है। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारे जैसे जैसे ये डिजिटल सिस्टम शुरू हुआ तो और डिजिटाइज करने को हमारी इकोनॉमी को गवर्नमेंट ने बहुत सारे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव शुरू किए। जैसे हम बोलेंगे परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम पैन कार्ड बोलते हैं। पैन कार्ड में बेसिकली 10 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होते हैं जो कि इनकम डिपार्टमेंट जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलॉट करता है। टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो टैक्स पेयर्स को करता है, ये देता है और एंड टू द पर्सन हु अप्लाई फॉर इट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो बेसिकली पैन कार्ड जो प्रोवाइड किया जाता है वो इस टैक्स एक्ट के अंदर किया जाता है। एंड इसके थ्रू क्या होता है कि जो एक पर्सन है उसका जो भी ट्रांजैक्शन है पैन कार्ड के थ्रू, उसका सारा ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल जो है वो डिपार्टमेंट टैक्स डिपार्टमेंट तक लिंक हो जाती है और सारी उनको रिसीव हो जाती है थ्रू दिस पैन कार्ड। जिससे क्या होता है कि जो भी आपके इकोनॉमी में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अगर गवर्नमेंट को कोई भी इश्यूज़ है या कहीं पे डाउट है तो आप इजीली वहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे कुछ मे बी ब्लैक मनी या कुछ अलग सोर्स ऑफ फंडिंग हो रही है कहीं पे, तो इसके थ्रू काफ़ी हेल्प मिलती है। इसीलिए ये काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम रहा है। कॉमन बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर या CBIN और बिन जिसको बोलते हैं, इसकी शुरुआत हुई है। पैन हैज़ नाउ टेकन ऑन द रोल ऑफ आइडेंटिफायर बियॉन्ड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट as it is now required for various activities like opening of bank account, opening of डीमैट account। तो बेसिकली जो हमारा पैन कार्ड है, आपको पता है कि अब पैन कार्ड जो है वो बियॉन्ड उसका जो रोल था उससे भी ज़्यादा एक्सीड हो चुका है। अब आप कोई भी बैंक अकाउंट खोलते हैं या इनफैक्ट आप शेयर्स खरीदने के लिए आप क्या करते हैं, पहले अपना एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए या सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट एट्सेट्रा को उसके रजिस्ट्रेशन को ऑब्टेन करने के लिए भी जब अप्लाई करते हैं तो ये सारी चीज़ों के लिए अब आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ता है। तो इसके थ्रू क्या होता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ईजिली आपकी सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकता है। 1 पर्सन 1 पैन, बेसिकली इसका मतलब यह है कि एक बंदे का, एक पर्सन का एक ही पैन कार्ड हो सकता है ताकि जो डुप्लीकेशन हो वो हम एक्सक्लूड कर सकें। तो इसीलिए अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो कि एक्सक्लूसिवली एक पर्सन का एक ही रहता है। एंड इसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वही ट्राई करती है कि डुप्लीकेशन ना हो, ठीक है। डेटा को चेक करते हैं एंड बाई यूजिंग द सॉफ्टवेयर हैविंग फोन एट्सेट्रा मैचिंग एल्गोरिदम। तो बेसिकली एल्गोरिदम यूज़ करके वो बेसिकली डेटा मैच किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक आउट कि क्या किसी के पास 2 पैन कार्ड तो नहीं है, कोई ऐसे चीट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक के थ्रू आप ट्रांजैक्शन को आप इवेड कर सकते हो। तो इस तरह से इसकी हेल्प हो, इस तरह से इसका यूज़ किया जा रहा है। और कई और नई इनिशिएटिव्स की शुरुआत हुई है, जैसे इंटीग्रेशन विद ई-बिस पोर्टल ऑफ DIPP।
तो ईबिस जो है ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसको मिशन मोड प्रोजेक्ट में शुरू करा था किसने, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। इसका मेन एजेंडा ये था कि ये एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाएंगे, यानी कि एक विंडो के थ्रू आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। यानी कि कोई भी आप स्टार्टअप शुरू करने के लिए पहले आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस कहीं और से लेना पड़ता था, लैंड का क्लियरेंस कहीं और से लेना पड़ता था, लाइसेंस बिजनेस का कहीं और से लेना पड़ता था। गवर्नमेंट ने इसको ईजी करने के लिए बिजनेसमैन के लिए एक ही सिस्टम शुरू किया जिसको हमने ईबिस बोला। अब यहीं पे आप लॉगिन करेंगे और यहीं पे ही आप हर एक चीज़ का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, हर एक चीज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है और काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स या कंपनीज होती है वो भी काफ़ी प्रमोट होती है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। इंटीग्रेशन विद एमसीए पोर्टल, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है उनके पोर्टल के साथ भी टैन और पैन प्रोसेस को इंटीग्रेट कर दिया है, सो दैट और भी जो रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज़ का, तो नई कंपनीज़ को भी रजिस्ट्रेशन करने में उनकी जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा ईजी हो सके। पेपरलेस एप्लीकेशन यूजिंग डीएससी एंड ई सिग्नेचर, तो अभी ये भी गवर्नमेंट ने शुरू किया है कि पैन कार्ड आप फिजिकली की जगह आप किसी को अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन भी आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आप अपने डिजिटल या जिसको हम ई सिग्नेचर बोल रहे हैं उसका यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ये एक मैथमेटिकल स्कीम है जिसके थ्रू, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप वेरीफाई करते हो कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये वैलिड हैं, ये ऑथेंटिक है, यानी कि रियल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ई सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर होता है बेसिकली, एंड इसके थ्रू आप जो वैलिड डिजिटल सिग्नेचर होता है उसका प्री रिक्विजिट, यानी कि उसका क्या एक एलिजिबिलिटी आप कैसे समझ पाएंगे कि ये वैलिड डिजिटल सिग्नेचर है या नहीं है। जब आप सेटिस्फाइड हैं कि it gives a recipient a very strong reason to believe that the message was created by a known sender, यानी कि जब उसकी ऑथेंटिकेशन कि ये पर्टिकुलर फलाना बंदे ने इस मैसेज को सेंड किया, जब उसकी ऑथेंटिकेशन रिलायबल होती है तब आपको बिलीव होता है, जब आप बिलीव कर सकते हो कि हाँ सामने वाला जो बंदा है उसी से ही आपको मैसेज मिला है। एंड एट द सेम टाइम द मैसेज वॉज नॉट ऑल्टर्ड इन ट्रांजिट, यानी कि बीच में, यानी कि ए ने जब बी को मैसेज किया तो बी इज़ श्योर कि उसको ए से मैसेज रिसीव हुआ है, एंड एट द सेम टाइम बी इज़ ऑल्सो श्योर कि बीच में इस मैसेज को ऑल्टर या चेंज नहीं किया गया। तो जब यहाँ पे इस चीज़ की दो चीज़ों की श्योरिटी होती है तब हम बोलते हैं कि जो हमारे ई सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर है ये वैलिड सिग्नेचर है। एंड इस वैलिड सिग्नेचर को हम कोई भी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन जब प्रेजेंट करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को हम ई सिग्नेचर से, यानी कि फिजिकल फॉर्म में जब आप साइन करते हो तो उसकी जगह आप इस डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ कर सकते हो। एंड फाइनली ये इस डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप ऑनलाइन अपने जो पैन कार्ड है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। पेपरलेस एप्लीकेशन यूजिंग आधार बेस्ड EKYC, अब बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया और ज़्यादा इजी करने के लिए, KYC मतलब नो योर कस्टमर्स, तो ये बैंक्स के लिए भी सारी एप्लीकेबल है कि आप जब कोई बैंक अकाउंट खोलेंगे तो यू शुड ऑल्सो नो कि आपको अपने कस्टमर्स की सारी डिटेल्स पता है। तो इसको और ईजी करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जब आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सारी जो इंफॉर्मेशन है एक पर्सन की, यानी कि जो भी पर्सन अप्लाई कर रहा है फॉर पैन कार्ड, तो उसकी जो पर्सन की इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट उसका आधार नंबर के थ्रू उसकी ऑथेंटिकेशन वहाँ से भी ले सकता है। यानी कि देखिए अब पेपरलेस कर दिया है, ठीक है, ऑनलाइन आप पैन कार्ड यूज़ कर सकते, अलॉट गवर्नमेंट कर सकती है। तो जब आप ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे जब गवर्नमेंट आपसे आपका आधार नंबर लेगी तो वहाँ से आपकी सारी आधार डेटा आ जाएगी, साथ में आपकी फ़ोटोग्राफ आ जाएगी, आधार के थ्रू आपकी सारी डेमोग्राफिक डिटेल्स पता चल जाएंगी। एंड आधार इज़ अ वेरी ऑथेंटिकेटेड, ऑब्वियसली हमारा आइडेंटिटी प्रूफ है, तो वहाँ से सारी बात क्लियर हो जाएगी कि क्या वो बंदा कितना उसकी ऑथेंटिसिटी है एंड क्या उसकी डेमोग्राफी डिटेल्स है। एंड फाइनली उन आधार डेटा के थ्रू आपकी डेमोग्राफी डिटेल्स और फोटोग्राफ की यूज़ जो किया जाएगा वो EKYC प्रोसेस में हेल्प करेगा। एंड इसको कंप्लीट करने के बाद आपको ऑनलाइन पैन कार्ड अलॉट कर दिया जाएगा। IT एनेबलमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेस,
तो इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन की शुरुआत हुई। बेसिकली इसका एम ये था कि इंडिया का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको और ज़्यादा कंप्यूटराइज करने के लिए, कि जितने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इंटरनल जो भी मैटर, जो भी प्रोसेस होता है, उस सबको कंप्यूटराइज करने के लिए इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन की शुरुआत करी गई। यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, या जिसको हम बोलते हैं ई निवारण। तो ई निवारण बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक आप बोल सकते हो एक पोर्टल है, जिसके थ्रू जो डिपार्टमेंट है वो ट्राई करता है कि जो भी टैक्स पेयर्स हैं, वो टैक्स पेयर्स चाहे फिजिकल फॉर्म में या ऑनलाइन फॉर्म में जो भी अपनी ग्रीवेंसेस, जो भी कंप्लेंट्स देती हैं, उसको इस पोर्टल के थ्रू, जिस पोर्टल को ई निवारण बोलते हैं, निवारण का मतलब सल्यूशन हो गया, तो टैक्स पेयर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ग्रीवेंसेस हैं, उन सबको वो जब सॉल्व करता है, उसको हम इस पोर्टल के थ्रू वो ट्राई करता है कि टैक्स डिपार्टमेंट की वो जल्द से जल्द जितनी भी ग्रीवेंसेस है टैक्स पेयर्स की, उसको सॉल्व कर सके। एंड एट द सेम टाइम इससे क्या होगा कि जो भी पहले क्या होता था, हर एक जो टैक्स पेयर्स है वो जाके डिपार्टमेंट को फिजिकली सारी अपने प्रॉब्लम्स बताता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, इट वाज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो इस वजह से डिपार्टमेंट ने शुरुआत करी, और यहाँ पे आप चाहे तो फिजिकल फॉर्म में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, और या ऑनलाइन फॉर्म में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, जो भी आपकी कंप्लेन है, तो उसको डिपार्टमेंट जल्द से जल्द ऑनलाइन ही सॉल्व कर देता है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और थर्ड लेसन में इसको कंप्लीट करेंगे, और उसमें हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी अगर आपको डाउट रहा होगा आज हमने जो भी किया है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।